परभनी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन एवं जैन फाउंडेशन विद्यमान से मराठवाड़ा के जिलों के उल्लेखनीय कार्य करने वाले टीचर्स को राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए फौजिया खान ने कहा, शिक्षण के मामले में तरक्की हो इसके लिए घर से ही तवज्जो देनी होगी। हमारे बच्चे हमें आईने की तरह देखते हैं। बच्चा वही करेगा जो आईने में नजर आता है। हमको आईने को बदलना होगा। हमें अपने किरदार को बदलना होगा, अखलाक को बुलंद करना होगा, कौम को जगाना होगा, वरना विखार के साथ समाज में रहना मुश्किल होगा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मोहम्मद गौस जैन थे। इस कार्यक्रम में मराठवाड़ा से आए हुए शिक्षकों को गुलदस्ता, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आप इस वीडियो में नजारा देख सकते हैं। प्रमुख मेहमानों के रूप में तहसीन अहमद खान, सेवानिवृत्त फॉरेस्ट ऑफिसर, संजय ससाने, शिक्षणाधिकारी योजना परभनी, गजानन वाघमारे, उप शिक्षणाधिकारी एम ए गफ्फर, राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन, सुभाष अम्बले, गट शिक्षणाधिकारी, माजी नगर सेवक हाजी गुलाम मोहम्मद मिट्टू, मोहम्मद यूनुस अंसारी, राज्य कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन, अब्दुल मन्नान, जिला प्रवक्ता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संगठन, खमीसा जुनैद आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन मोहम्मद सिराजुल हसन और अंग्रेज सर ने की और आभार जिलाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संगठन खान यूसुफ एजाज ने माना। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहम्मद बारी सर, वसीम सर, मंसूर खादरी सर, अब्दुल मन्नान सर, हेड मास्टर जावेद खान में ने पूरे मराठवाड़े से बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आप देख रहे थे लोक पुकार न्यूज। लोक पुकार न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। सैयद एडिटर सैयद अयूब, संवाददाता शेख इकराम, शहर प्रतिनिधि मुन्ना कुरैशी। जब बात मुल्क की तरक्की की आती है तो सेहतमंद समाज की जरूरत महसूस होती है। सेहतमंद समाज तालीम और तरबियत से वजूद में आता है। तालीम और तरबियत का काम हमारे असातिज़ा करते हैं। इसलिए मौलिक मकाम, उसकी अहमियत, उसकी जरूरत और कदर मौजूदत को महफूज रखते हुए जैन फाउंडेशन के सदर मोहम्मद गौस जैन साहब की दिली क्वालिटी के उठान और कारहाइयां अंजाम देने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई की जाए। उनकी दिली ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की शिराह से यह आलिशान मिसाली वाली महवार तकरीब अमल में आई। किसी शायर ने यह खूब कहा है, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे तो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। असातिज़ा किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, बहनों, अस्सलाम। देखिए कि ये जो प्रोग्राम उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से और जैन फाउंडेशन के इश्तराक से यहाँ मुनक़्क़िद किया गया, इसमें जो मकसद है वो ये है कि जिन असातिज़ा पूरे मराठवाड़ा से चुनिंदा असातिज़ा को जमा किया गया है और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। मुझे मैं जो चीजें सोचता हूँ और जो चीजें महसूस करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि जिला परिषद के अंदर काम करने वाले वो असातिज़ा जिनमें वो सलाहियतें हैं जो सोसाइटी के असातिज़ा से नहीं, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन होता है और उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो जो है न्यायी अंदाज में होता है। मगर आज मैं उन असातिज़ा से यही गुजारिश करूंगा कि आपकी जो सलाहियतें हैं और आपके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको आप उजागर कीजिए। आपकी ये जो 30 साल सर्विस है, आप इसके अंदर उन बच्चों के भविष्य को बनाने का काम कीजिए, इसलिए कि जिला परिषद में पढ़ने वाले बच्चे ये सलम के और झोपड़पट्टी से और माइनॉरिटी से और दलित तबके से आने वाले बच्चे होते हैं। इन्हीं को आप बनाइए। उसकी मिसाल अगर
आपको जो है देना चाहूं तो जो है जालना के वो अफसर जो IAS ऑफिसर बना वो भी जो है देहात के जिला परिषद स्कूल से पढ़कर जो है आगे बढ़ा। हम अगर ये समझते हैं कि कॉन्वेंट और अच्छे स्कूलों में पढ़कर भी बच्चा तालीम याफ्ता हो सकता है तो ये बात गलत है। शर्त ये है किस्मत भी बदल सकती है, शर्त ये है कि सही जैसे तरह सकता है। आज हम जो चीज हमारे अंदर जो छुपी हुई सलाहियतों को हम जो है सिर्फ अगर अपनी नौकरी को या अपनी पोस्ट को बचाने पर लगा देंगे तो जो है इससे आने वाले हमारे मुस्तकबिल जो है कामयाब नहीं हो सकता। हम सिर्फ जो है अपनी पोस्ट को तालुकों और शहरों में बचाए रखने के लिए अगर हम देहातों की पोस्टों को खत्म कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उन बच्चों के साथ हम नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ संगठन को कि वो अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग प्रोग्राम मुनक्किद करती है और जो है एक बच्चों के तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए भी अभी जैसे उन्होंने पिछले हफ्ते ही जो है स्कॉलरशिप के बच्चों को के टीचर्स को जो है ट्रेनिंग देने के लिए पुणे से टीचर्स को बुलाया और वो ट्रेनिंग जो है मुस्लिम हाई स्कूल में बेहतरीन अंदाज में मुनक्किद की। उसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ संगठन को कि उनकी कोशिशों से जो है वो तालीमी मेयार को बढ़ाने की और ज्यादा कोशिश करें कि जो है जो अंधेरा छाया हुआ है उसको जो है हम उजाले में तब्दील कर सके। मैं इस मौके पर मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया। हालात बहुत खराब हैं, हमको जो है उन तमाम चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। मैं आखिर में इस शेर के साथ कि जो है दिले शिकस्ता में उम्मीदें इख्तिलाफ तो है और हमारी जागती आंखों में कोई ख्वाब तो है। एक राह दुश्वार दूर है मंजिल, हर कदम को संभालना होगा और पाँव में हर चुभाव का कांटा चलते चलते निकालना होगा। खुदा आपके शुक्रिया। फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर एक स्टेट लेवल का अवार्ड रखा गया है। इसमें आप सभी का दिल के गहराइयों से खुलूस आप सभी का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा इस प्रोग्राम के रूहनुमा मोहतरमा फौजिया खान साहिबा और स्टेज पे तशरीफ फरमा सभी मोअज़्ज़िज़ हज़रात, यहाँ पर हमारे रियासती सदर एम.ए. गफ्फार साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। हमारे दूसरे जो अहम मेहमान आज यहाँ पर नहीं आए, जनाब आपके परभणी जिले के और हमारे मिनिस्टर जनाब संजय बनसोड़े साहब, उनको हमने संगठन की जानिब से जो है निवेदन दिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ रहें। कल शाम में भी उनसे जो है मुलाकात हुई, कल 10:30 की ट्रेन से जो है कुछ काम से जो है मुंबई गए। उन्होंने कहा कि काली सर मेरा आना मुश्किल है, आप जो भी असातिज़ा को अवार्ड मिल रहे हैं और जो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उनको मेरी तरफ से आप शुभेच्छा दें। ऐसा कैसे जो है आप आपकी स्पीच में कहें, ऐसे साल में कहा मैं इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज का एक प्रोग्राम यहाँ पर जो रखा गया है, जो भी मराठवाड़े के मुख्तलिफ अजला से काबिल एहतराम शख्सियत में यहाँ पे तायीन किया गया है। मुझे भी कहे बहुत आया सरकार के सर आपके जिले से 5 लोग जो है आप कीजिए और ऐसे लोग कीजिए एकदम काबिल जिनपे कोई उंगली ना उठा रहा हो। अगर उनका नाम पेश होता है तो सब लोग उनकी तारीफ करें। तो मैं ये समझता हूँ कि मराठवाड़े से जितने यहाँ पर लोग यहाँ आने से पहले सिर्फ एक सवाल था मन में, यहाँ आने के बाद क्या क्या मिलेगा ये पता नहीं था कि सारा जगह मिलेगा।
आज एक मौका है, मैं आपसे बताना चाहूंगा 2008 में मैं गया बना जिंतूर में, तो 6 महीने में ऐसा देखने को मिला कि 9 उर्दू स्कूल थे, 200 मराठी स्कूल थे, 9 इंग्लिश में कंप्लेंट थे, 200 स्कूल नहीं। एक छोटी सी बात थी, चलो मैं बेसिक से शुरू करेंगे। अभी जो पेपर्स मेरे पास है, तो 4 स्कूल मैंने देख लिए, पहली दूसरी तीसरी चौथी जमात का तो देखा नहीं, पांचवी छठी सातवीं जमात को मैंने जाके देखा। क्या देखा? सिर्फ कितने बच्चे भी ढंग से पढ़ सकते हैं, मराठी नहीं, इंग्लिश नहीं, क्या देखा? उर्दू की ढंग से पढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे से मैं बता सकता हूँ कि ये साफ पढ़ता है, हिस्से करके पढ़ता है या कतई नहीं पढ़ता। तो देखो, कुछ इस तरह से 4 स्कूल देखने के बाद एक अच्छा स्कूल, वहाँ के 7वीं जमात के 27 बच्चे हैं, उसमें से 8 बच्चे साफ पढ़ते हैं, 8 बच्चे हिस्से करके पढ़ते हैं, बच्चे कतई नहीं पढ़ते। 4 स्कूल देखने के बाद हमें वहाँ के डिप्टी सदस्य पंचायत समिति के वो आज पर बहुत अवार्ड पर है नमस्ते साहब, तो हमारे स्कूल होते क्यों है? तो साहब देखो 7वीं जमात की हालत है, मैं इंग्लिश का नहीं कह रहा हूँ, मैं मराठी का नहीं कह रहा हूँ, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बाजू में क्लास टीचर की दस्तक है, उसके बाजू में हेडमास्टर की दस्तक है, और वो कागज मेरे पास। उस पर तो बंदे ने जाकर, अरे देखो बोले कोई तो है, तो देख रहा है, और बता हमको ये जाता है बस ये देख रहे वो देख रहे, लेकिन वो हालात अब तो कहीं ना इसको बुलाएगा ही यहाँ पे। अच्छा क्या है, वो तो नहीं बजाएगा वो, लेकिन वो हालात में नहीं है। हमारे लाखों के साथ मेहमान हमारे कमेटी उन्होंने जो बताया कि ट्रेनिंग जो होते हैं तो उसका उर्दू एडिशन नहीं होता है, लेकिन ये ट्रेनिंग का अभी नहीं हुआ इस बार के, लेकिन पिछले 3 साल से जो भी ट्रेनिंग होते हैं वो ट्रेनिंग का पूरा ट्रांसलेशन, पूरा फार्मूला, पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो बरौनी के लोग जाके बनाते हैं। यहाँ के लोग मौजूद है, मुझे लगता है कमेटी में थोड़ा बहुत निकाल के जो लोगों ने ये काम किया इस पूरे महाराष्ट्र को वो ट्रेनिंग उर्दू जुबान में देने की कोशिश की, उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस तरह से काम चल रहा है, लेकिन ये काम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मैडम को बहुत खुशी होगी, 50% तक तो राइट हैंड साइड का बढ़ रही है, जहाँ कहते कि नहीं तालीम के लिए एक माँ का रंग जो होता है वो तालीम आज पे किस काम करता है, जरूर आगे आ गया। बहुत से मानव शास्त्री और रिजल्ट जो वो भी बताते हैं कि तालीम सिर्फ रटने से नहीं होती, तालीम सिर्फ रटने से नहीं होती, आपको उसको इमोशनल टच देना पड़ेगा। और वो कहाँ से हो सकते हैं, आप उर्दू माध्यम का व्यक्ति पढ़ाता है, मैं ये बात है कि मराठी माध्यम में उर्दू माध्यम का व्यक्ति पढ़ा सकता है। तो ये सुधार करने के लिए आज का प्रोग्राम जो है वो एक अच्छी कोशिश है कि परवत में क्या चल रहा है ये सिर्फ देखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर क्या हुआ, मुझे तो पहले पता था कि ये नहीं होता था कि सारा जहां मिलेगा। कितने जिले के लोग यहाँ पर 8 जिले के लोग, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं आए हैं। मेरा डिस्कशन कमेटी से हमेशा होता है, किसी पैसे नहीं आएगी, चलो 4 पैसा दे उनको यहाँ पे उनको अवार्ड दिया जाएगा। ये लोगों का भी चयन होते समय जिसका काम अपने अपने क्षेत्र में अच्छा है उन लोगों का यहाँ पर सम्मान किया जाने वाला है। तो वो लोग यहाँ पर उनका पुरस्कार देकर सम्मान किया जाने वाला है, तो सबको बधाई देता हूँ। एक कहानी कहीं केंद्र सरकार में जिसमें काम करते समय एक बहुत अच्छा शख्स मेरे बाजू में जो बैठा है बहुत अच्छे काम करता है। हमेशा किसी भी प्रोग्राम में कहता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा काम अगर तुम करेगा तो बहुत कम वक्त में काम हो जाएगा। केंद्र के पास चलता उस समय कभी ₹1000 मिलते थे, इतने बड़े प्रोग्राम बच्चों के लिए करते थे कि मैं कहता था ऐसा होता है। बच्चा उसकी हालत क्या है, आम मुस्लिम बच्चा उसकी हालत क्या है, उसके बारे में एक सवाल छोटा सा। आम मुस्लिम आदमी का बच्चा, आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आम मुस्लिम आदमी का बच्चा होशियार होता है या नहीं? होता है। उसका
साइंटिफिक पुरावा क्या है? अगला सवाल से मेरा है, उसका साइंटिफिक पुरावा क्या है कि आम मुस्लिम बच्चा भी होशियार होता है? 4 लैंग्वेज आते सर। 4 लैंग्वेज आते, बढ़िया। और वो अपनी स्किल का माहिर होता है, माहिर होता है, स्किल का माहिर होता है, अपनी स्किल का माहिर होता है, अपने स्किल का माहिर स्किल होता का है। मालिक होता है, बढ़िया। और उसको वो सारी सहूलियत नहीं मिलती जो अदर को मिलती, लेकिन फिर भी वो उनके बराबर और उनसे आगे निकल जाता है। ये सबसे अच्छी बात रहेगी जो भौतिक सुविधाएं बोलेंगे उसको, वो सबको मिलती है, मतलब उसको नहीं मिलती तो भी ये इससे संघर्ष में वो आगे बढ़ते रहता है। और कोई खास बात निकाला जो इन बातों पे हम बात करेंगे। पहली बात उन्होंने बताई कि 4 लैंग्वेज होते हैं। आम हिंदुस्तानी जो होता है वो 3 लैंग्वेज पे काम करता है। उसकी जो मदर टंग होती है वो जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, हिंदी और इंग्लिश पे काम करता है वो। मगर मुस्लिम बच्चा आपको उर्दू पे काम करता है और अरबी पे काम करता है और पर्शियन वाले लैंग्वेज ऐसे रहते हैं उस पे भी काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जो आम बच्चा 3 लैंग्वेज पे काम करता है, यहाँ का मुस्लिम बच्चा 6 लैंग्वेज पे काम करता है। इसका ब्रेन से क्या ताल्लुक है? ब्रेन डेवलपमेंट की जो साइंस है वो साइंस में से एक रूल ये बताता है जो बच्चा ज्यादा लैंग्वेज बोल सकता है या समझ सकता है उसका ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है। फिर आम आदमी का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा जो अदर बच्चों से उसका ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है, कम है? ज्यादा, ये तो मान लिया। चलो आगे। दूसरी आपने एक बात बताई थी कि उनके जो भौतिक हालात रहते हैं वो कुछ खास नहीं रहते, मगर इसका ब्रेन से बहुत अच्छा ताल्लुक है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो ग्राउंड लेवल का रहता है। आज के जमाने में मैं आपको बताना चाहेंगे कि आज के जमाने में जो एजुकेशन चल रहा है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे, रचनावाद इसे मराठी में कहते हैं, बराबर। रचनावाद का बेसिक नियम है खुद करो। हम जिसे मानव जीवो था, मानव बोलते थे हम, करके देखो, जरा सोचो, खुद करो। खुद करने की नौबत किस पे आती है? हमारे बच्चों पे ज्यादा है। पेट भरने के लिए उसके हालात इतने अच्छे नहीं कि बाबा उसको रेडीमेड दे सकते, पर वो खुद करता है और खुद का पेट खुद भरता है। इसका मतलब वही होता है कि जो ब्रेन के लिए जरूरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए जरूरी है, वो हमारे बच्चे में है। तीसरी बात बताई कि हमने स्किल के बारे में, बराबर। तीसरी बात क्या सामने आई कि स्किल, हमारा स्किल कहां तक जा रहा है? हमारा स्किल कहां तक जा रहा है? उसके बच्चे का स्किल कहां तक जा रहा है? गैरेज तक, बराबर। ज्यादातर कहां तक जा रहा है? गैरेज तक। वो आगे क्यों नहीं जा रहा? कंपनी में क्यों नहीं जा रहा? उसकी एक बात है, कंपनी का जो स्किल है और अपना गैरेज का जो स्किल है उसके बीच में कितना है? कंपनी का जो स्किल है और गैरेज का जो स्किल है उसके बीच में कितना है? हम सबकी जिम्मेदारी है ये जो गैप है भर के का। अगर हमारा बच्चा कुछ ढंग से पढ़ सके, इंजीनियरिंग कर सके, तो जो भी इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे वो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उनकी स्किल सबसे बेहतर है। अभी वो पढ़ने में भी बेहतर होने की वजह से वो बेहतर इंजीनियर भी बन गए, ये जरूरी। दूसरा एक एग्जांपल सारा ले लेंगे। एक बच्चा दूसरा है और एक बच्चा आम आदमी मुस्लिम का बच्चा है, दोनों को एमएससीआईटी को एडमिशन को कंप्यूटर को साथ में एडमिशन दे दिए। इसका बच्चा ज्यादा स्किलफुल रहेगा, बराबर। इसका मतलब कंप्यूटर में भी अपना ही बच्चा आगे है। ये सारी बातें अगर सामने है तो अभी सबने बात उठाई कि भाई ट्रेनिंग का क्या है? अभी जो मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग का जो काम चालू है, जिसे कहते हैं अध्यापन के लिए व्यवस्थापन, उसके वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम में भी, उसके जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम में भी जा रही है। किताब उसकी मीडियम भारतीय मीडियम में और उसके वीडियो हिंदी मीडियम में भी। उस प्रॉब्लम रहती है, चैलेंज कम रहते हैं। तुम बोलते क्या बोल रही है? प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, चैलेंज कम रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? चैलेंज और प्रॉब्लम में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क यही है जो बच्चा किसी भी चैलेंज को, किसी भी प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट कर सके। कोई भी बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को अगर वो चैलेंज में कन्वर्ट कर सके तो सर ने जो बताई थी, बिट्टू साहब ने जो बात बताई थी, वो बच्चा बन जाता है 21वें साल में आईएएस अंसार से। जो बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को खुद के लाइफ के चैलेंज में कन्वर्ट कर सके वो बच्चा बन सकता है अंसार से।
बहाने में आप लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप सबका कांग्रेचुलेशन उसके लिए। मगर एक परवड़ी जिले में मैं एक बात चाहता है, अभी भी जिला उच्च स्कूलों में परिपाठ होने के बाद, क्लास में जाने के बाद 30 मिनट वो बच्चे और वो टीचर पढ़ते हैं। परिपाठ होने के बाद, क्लास में जाने के बाद हर बच्चा 30 मिनट पढ़ता है, वो टीचर भी पढ़ता है और वो बच्चा भी पढ़ता है। उसका असर क्या होता है? तो एक मॉडल बनता है। अपने बच्चों के सामने मॉडल है क्या? कोई पढ़ने वाला उसको दिखता है क्या? माँ बाप का हाथ सबको मालूम है। अपनी जिम्मेदारी है वो मॉडल हम बनाए, तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी है वो मॉडल हम बनाए। 30 मिनट सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में जाने के बाद पहले 30 मिनट खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ने को लगाइए, चर्चा न हो, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना होगा उसका। जो महाराष्ट्र स्टेट के सबसे बेहतरीन राज्य मंत्री शिक्षक की हैसियत से जो पहचाने जाते हैं, जिनके पीरियड में मैं समझता हूँ महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन उर्दू असातिज़ा, उर्दू तलबा, उर्दू मदारिस के बहुत सारे मसाइल हल हुए। आज महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के जरिए उन्होंने जो पेश किए मतलाबात को, वो मतलाबात ऐसे मतलाबात जो आप हयात याद रखेंगे। आज पूरे रियासत महाराष्ट्र में तमाम असातिज़ा उर्दू में जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सारा मोहतरमा ख्वाजा तहसीन साहिबा की मेहरबानी है और इनकी काविश नतीजा है कि आज तमाम उर्दू असातिज़ा उर्दू में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक शिकायत आई कि उर्दू असातिज़ा को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। जो 2006 में ये फैसला हो चुका है, तमाम महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की डिमांड पर ये तमाम रियासत के उर्दू असातिज़ा को उर्दू में ट्रेनिंग दी जाए और उनके तमाम लवाज़िमात साहित्य उर्दू में तैयार किए जाएं, जिसके ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एसपीडी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद और एससीईआरटी पुनः दी। और जब से आज तक ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन आज जो ट्रेनिंग हुई है ये बिल्डिंग कैपेसिटी की, लेकिन उसमें उन्होंने उर्दू में ट्रेनिंग नहीं दी। जब उनकी कंप्लेंट एससीईआरटी के डायरेक्टर को मिला तो उनका कहना यह है कि उर्दू के लिए बजट अलग से मंजूर कराने के लिए इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहे। तो संगठन ने बजट भी मंजूर कराना ऐसे एससीईआरटी के उससे क्या लगता कहना है। मैं बोला आप करोड़ों के बजट आ रहा है, कहां खर्च करें, ऐसा खर्च करें। हम ये भी नहीं पूछेंगे आपको, हमारे टीचर को उर्दू में ट्रेनिंग देना चाहिए और ये काम हमारा नहीं बल्कि आपका काम है। करोड़ों रुपए का बजट आया तो कहां खर्च करते हैं, कैसा खर्च करते हैं, तो आपको मालूम। हम उस तरफ ध्यान दिए क्या आज इसके उर्दू की ट्रेनिंग उर्दू में देना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि हम डायरेक्ट प्रिंसिपल को हम ऑर्डर दे देंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं दिए, ये नाइंसाफी। आप यहाँ पर एक और ऐसा मसला, आज यहाँ पर महाराष्ट्र में जितने केंद्र प्रमुख, जितने विस्तार अधिकारी, जितने सेकेंडरी टीचर, जितने विषय शिक्षक जो प्रमोशन दे रहे हैं, दिए हैं, वो किसकी वजह से? क्योंकि मौलाना आजाद ओपन यूनिवर्सिटी को पार्लियामेंट एक्ट 1999 के तहत परमिशन मिली, लेकिन महाराष्ट्र में उस बीएड को मंजूरी नहीं दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। जब हम ख्वाजा मैडम साहिबा को मिले तो उन्होंने कहा अफवाह साहब पूरे महाराष्ट्र में जितनी यूनिवर्सिटीज है उनसे एनओसी लेकर आए हो कि यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में उर्दू का कोई बीएड कोर्स नहीं शुरू नहीं है। हमने हमारी टीम ने पूरे महाराष्ट्र में जितनी यूनिवर्सिटीज है उस यूनिवर्सिटी से एनओसी लाई और तकरीबन वो काम जब शुरुआत तक 3 महीने के बाद वो तारीखी जिन्हें उर्दू टीचर्स के लिए, उर्दू वालों के लिए आज जितने सेंट्रल टीचर्स प्राइवेट में हो, जिला परिषद में, नगर परिषद में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में हो, जो काम कर रहे हैं, ये सब ये ख्वाजा मैडम तहसीन ख्वाजा मैडम की मेहरबानी और उनकी काविशों का नतीजा है। वरना अभी तक अगर मैडम नहीं रहते तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैदराबाद आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी को उर्दू डिग्री पे परमिशन नहीं दी। तो ऐसे तारीखी काम है। अब यहाँ पर होता है, आप यहाँ पर अभी हमारे हमारे साथ बताया कि मैं एक स्कूल गया, वहाँ पर 10 बच्चों को आया, 2 बच्चों को नहीं आया, 4 बच्चों को नहीं आया। क्या है वजह? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर अगर हमारा उर्दू का अगर एग्जाम होता तो बार-बार स्कूल को विजिट देता और जो टीचर कमजोर है ध्यान देता, कार्रवाई करता। लेकिन हमारा प्रशासन की मजबूरी है, समझो कि अदालत है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में 16 जनवरी 2006 को ये हमारी डिमांड मंजूर कर दी कि जिला परिषद में जितके पद मान्य हैं त्यामध्ये उर्दू 40 शाळांसाठी
उर्दूची पण मान्य करा, लेकिन कितने जिला परिषद हैं जिन्होंने उर्दू का प्रमोशन किया, उर्दू का अपॉइंटमेंट किया। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिला प्रशासन की है। जिला प्रशासन अगर उर्दू का एरिया अगर प्रमोशन में देता तो ये शिकायत नहीं आनी कि वहां पर सबकी शिकायत है। हालांकि इनकी एक तड़प है, उर्दू से मोहब्बत है, उर्दू वालों से इनको मोहब्बत है, इसे तड़प के साथ उन्होंने कहा। लेकिन हमारी अपनी की मजबूरी है कि हमारे पहले जो 25 से 30% उर्दू के पोस्ट पायलट है, हमारे शिक्षा मंत्री मौजूदा जो है सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं। टेट पास है, टीईटी पास है, उसके बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं है। जब ये ऐसी मजबूरी है तो हमारा टीचर करेगा तो क्या करेगा? यहाँ पर 10 टीचर की तो 5 टीचर काम करेगा, 5 टीचर तो 2 टीचर करेगा। जहाँ पर 2 टीचर तो 0% भी 0 टीचर है। जल्दों का क्या है? 395 उर्दू मीडियम के पोस्ट आए हैं एक जिले में। तो ऐसे स्कूल में लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर जब टीचर्स हमारे सवाल नहीं हो रहे, अंदर से बदली के 10 तो 50 पद तो रिक्त है, तो आपकी बदली होती है। ये है मजबूरी है। और जब अपॉइंटमेंट के लिए हम बार-बार प्रोसेशन करें शिक्षा मंत्री के पास, शिक्षा सचिव के पास, तो उन क्या करें? रेगुलर जो बच्चा ऑलरेडी उस बच्चा परेशान है, क्या हो रहा है? जो जिसको जरूरत है उसको नौकरी नहीं दी जा रही, जो रिटायर्ड हो उनको नौकरी देने का वादा कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। 20,000 रुपए। अरे जो टीचर 50 साल के बाद मुझे ये तकलीफ है, मेरा हार्ट का तकलीफ है, मेरा पैर का तकलीफ है, तो मैं आराम करता 4 साल क्यों निकाल लेता? तो उन्हें 60 साल के बाद 70 साल तक ड्यूटी करता था। तो हमने सबसे पहले उसका अपोज किया, ये जो सेवानिवृत्त शिक्षकों को आप अपॉइंटमेंट करना चाहे अपॉइंटमेंट मत कीजिए। जो बेरोजगार बच्चों का शिक्षा है, सेवानिवृत्त शिक्षक काम ड्यूटी नहीं कर सकता। जिसको जो ऑलरेडी झूठा क्या है, झूठा करेंगे हमारी गवर्नमेंट। और जो अच्छा जिसको 30-40,000 का पेंशन मिल रहा है, उसको और 20,000 रुपये मानना तो अपॉइंटमेंट करना चाहिए। तो इसी तरह ऐसे हालात बदल गए। ऊपर से गवर्नमेंट हमारे शिक्षा मंत्री आते एक महीने में फैसला कर लिया, जबकि वो कोकण से ताल्लुक रखता है, सिंधुदुर्ग से उनका ताल्लुक है। 13 स्टेट के 13,415 स्कूल बंद करने का ऑर्डर डिक्लेयर कर 0 से 10% क्या वाले। अरे आप खुद कोकण विभाग से ताल्लुक है, पहाड़ी इलाके से ताल्लुक है, आपको बारे में पूरी मालूमात है, उसके बावजूद आप ऐसे गलत फैसले करते हो। और वो ही फैसले करके बार-बार उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, तब तक जाके ही रुका। बोला 13,415 स्कूल बंद कर देंगे, सरप्लस का मसला फिर और पैदा हो जाएगा। ऑलरेडी सरप्लस का मसला हल नहीं हो रहा। एक सोसाइटी का टीचर सरप्लस होता है, अपॉइंटमेंट किस तरह से होते हैं, जिला प्रशासन कितना उसका सहभाग है, कितना कॉर्पोरेशन रहता है, पोस्ट के लिए, परमिशन के लिए, पोस्ट की मंजूरी के लिए जब सरप्लस होता है, संस्था का ठीक है, संस्था चाहे कि कहता है कि हम संस्था के जो ज्वाइन करते हैं, लेकिन कौन करेगा? तो माइनॉरिटी हमारे पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, अगर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी के इशू पर समाधान करो ना उनका, उन्हें सिर्फ जिला पर समाधान करो। जो ऐसा हालात क्या है मैडम कि जो समाधान में टीचर आए वो जिला पर स्कूल भी बंद कर दिया, तो उतने इशू को नहीं बचा सकते। अरे कम से कम बुजुर्गों ने हमारी भी कोशिश की तो हमारे अपॉइंटमेंट हुए, तो कम से कम आप अपनी नहीं करने से कम अपनी को बचाने की ड्यूटी करो। यहाँ पे हमारी ये कमजोरी है। अगर ऐसे होता रहा तो आने वाली नस्ल को अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी? तो ऐसे मसाइल की तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं वो बराबर करते हैं। आज जितने लोग जो है मैं समझता हूँ टीईटी और टेट की जो परीक्षा है वैसी परीक्षा देकर यहाँ पर आए हैं। ऐसे नहीं कि नाम देकर इसका सिलेक्शन हमें उनकी पूरी तरह से हर एक बार से क्रॉस इंक्वायरी करने के बाद इन तमाम का सिलेक्शन किया गया। मैं अपने और मानस राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से आप तमाम को दिली मुबारक देता हूँ, दिल की अमीर गायन से मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ आप अवार्ड करने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब आप जब स्कूल में जाएंगे, खुदा ना खाते किसी वजह से 10 मिनट में लेट हो गया, स्टेट लेवल अवार्ड आता है, राज्य स्तरीय अवार्ड आपका टीचर है और असेसमेंट दे रहा है। इस तरह हमको ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ आप तमाम लोग बखूबी अपने फर्ज को अच्छी तरह से अंजाम देने वाले असतीजा है और एक बार मुबारकबाद देते हो। देखिए एक शेर आपसे कह दूं और अपनी बात खत्म कर दूं कि वो पहले जो उन्हें हम जानते हैं, वो पहले जो उन्हें हम जानते हैं, आज वो करते हैं तो काफी बदल
शिक्षक संगठन को तहरीर से मुबारकबाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनाफिक किया और उनके बड़े दिल में उन्होंने जैन फाउंडेशन को थोड़ी सी जगह दी। स्टेज पर हमारे सबके मोहतरमा माजी मंत्री राज्यसभा के मेंबर हमारे सरपरस्त फौजे मैडम जी, तहसील खान साहब जो हमारे सरपरस्त है और एक बैकबोन है हमारे, वाकबारी साहब, कुल साहब, शिक्षक संगठन के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष जिनको आपने अभी सुना, गुलाम मोहम्मद बिट्टू साहब, हमारे बुजुर्ग जुनैद कमिश्नर साहब और स्टेज पर सभी और सामने बैठे हुए खौफ के मेहमान मेरे भाई और बहन, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब खौफ के मेहमान ये लफ्ज मैं आप लोगों के लिए मुखातिब हूँ, आप लोगों के लिए मुखातिब कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें जरा भी मुझे शक नहीं है कि हम यहाँ पर जो खड़े हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से आपकी मेहनत शामिल है, वरना और जैसा अपना तालिब यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर आप ही के सामने बात ना करता। मगर मेरा ये सवाल है कि आज के जो हालात है और ससाई साहब ने जो बात की है, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मुस्लिम कम्युनिटी में अगर हम बात करेंगे, अगर पैदाइश से है या मजहब की वजह से है या फिर उनके एक अच्छे विजन की वजह से है, तो फिर हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हम कहाँ पढ़ रहे हैं कि 7वीं सदी का जो उमर नियाम, 10वीं सदी का इब्न बतूता और ऐसे बहुत से साइंटिस्ट जिन्होंने दुनिया को एक रास्ता बताया कि दुनिया कैसी चलनी चाहिए, आज वो बच्चा कॉम्प्यूटर की दुकान पर बैठा हुआ अपनी रोजी के लिए तड़प रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने आप में झांकने की जरूरत है। जो टीचरों ने बहुत अच्छा काम किया वो तो बहुत काबिल मुबारकबाद है, आज हम उनको आवाज से नवाज ही रहे हैं। मगर जैसा जानना के टीचर्स ने एक काबिल एहतराम कारनामा से अपना के बच्चे को कलेक्टर बनाकर न सिर्फ कम्युनिटी के नाम से बल्कि एक मुल्क के नाम से एक ऐसा बच्चा सामने पेश किया जिसने हिंदुस्तान की तारीख में अपना नाम दर्ज किया कि सबसे छोटी उम्र में बनने वाला कलेक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने अंदर की तरफ को पहचानना चाहिए। बहुत अफसोस के बाद मुझे ये कहना पड़ता है कि आज हालात जो है, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि न तड़पने की जरूरत है न फरियाद की, मैं घुट के मर जाऊं यही खाए से मेरे फरियाद की। गवर्नमेंट आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। अगर मैं कमजोरी की बात करूं, अगर मैं कमियों की बात करूं, तो फिर वो तो वही हुआ कि भाई आपको कुछ करना नहीं है, आपने बस बहाने तलाश करने हैं। बात तो वहां बनेगी कि आपको कुछ ना भी दिया जाए तो आप में जो सलाहियत है वो बाहर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सलाहियतों को बच्चों के तलाशने का जो काम है वो टीचर के जिम्मे है। आज हमारी कम्युनिटी का ये हाल है कि चाहे बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ता हो, चाहे बच्चा जिला परिषद में पढ़ता हो, चाहे बच्चा किसी सोसाइटी में पढ़ता हो या किसी और स्कूल में पढ़ता हो, मसला स्कूल के अंदर जितना है उससे ज्यादा मसला स्कूल के बाहर का है। क्योंकि ये चारों बच्चे, ये पांचों बच्चे जब अच्छी तालीम लेकर अपने महल्ले में आते हैं तो वो बच्चे एक जगह मिलकर वो जो इफरादी तालीम हासिल जो उनको दी गई है स्कूल में वो डायल्यूट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मोहतरमा फौजिया खान मैडम को, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर है और हमारी आवाज हुकूमत तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्यों ना इस बात पे थोड़ा काम किया जाए कि मुस्लिम या उर्दू मीडियम के जो स्कूल है, खास करके जो माइनॉरिटी के जो स्कूल है, उनको 5 घंटे का स्कूल ना करते हुए
होटल्स हैं, कुछ तो वजह है कि वहां पर स्कूल्स नहीं है, पान पट्टियां जाते हैं, कुछ तो वजह है। मतलब हम कहीं ना कहीं अपने आप में झांके, हमको ये फिक्र करनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने, मैं टीचर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने या आप जिसकी सैलरी लेते हैं उन्होंने आपकी जो नौकरी की जो वक्त तय किया है वो 5 घंटे है, मगर हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो खिदमत की जो टाइम जो तय किया है, जब तक आपका ज़हन सलामत है, जब तक आपके ज़बान में तासीर है, तब तक आप टीचर है उस बच्चे के लिए, चाहे वो दिन हो या चाहे रात हो। तो मुझे ये लगता है कि हमको हमारी कम्युनिटी के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा करने के लिए एक बेसिक लेवल पे काम करने की जरूरत है। और वो बेसिक लेवल पे काम करने के लिए जो पहला कदम जो अच्छे लेवल पे उठाने की जरूरत है वो टीचर्स की तरफ आना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा मेरा ये मानना है कि हमको जो नहीं मिल रहा है उसके बारे में रोने के बजाय आज के जो हालात है, हालात चाहे कुछ भी रहो, उस हालात में अपने आप को आगे बढ़ाने की हमारी हिम्मत जो है, जो हमारे मदद से मिलती है, जो हमारे कम्युनिटी से मिलती है, जो हमारे माहौल से मिलती है, उस आदत को हम अपनी फितरत में तब्दील करें और एक कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दें जो सालों तक याद रहे। क्योंकि अगर आप पिछले सदियों की एग्जाम्पल देखेंगे और आज की एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा जो लेवल है वो गिर रहा है, हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो हमको ये बेसिक लेवल पे काम करने की जरूरत है कि हमारे घर में हमारा जो बच्चा है वो आज कलेक्टर क्यों नहीं बन सकता, आज जो हमारा बच्चा है वो तहसीलदार क्यों नहीं बन सकता। निजाम का हिस्सा जब तक नहीं बनेंगे, ये हुकूमत, ये जो हमारा जो मुल्क है, ये मुल्क के अंदर हमको कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। अगर एक एजुकेशन ऑफिसर आज हमारी कम्युनिटी से जाकर उस कुर्सी पे बैठता है तो यकीन मानिए उसके अंदर की ईमान की ताकत, उसके अंदर का अल्लाह का डर उसको उस बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाने के लिए मजबूर करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से बहुत गुजारिश करता हूँ कि आइए महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से और जैन फाउंडेशन की तरफ से कम से कम हम ये आज़म उठाए कि आने वाले साल में हम जो प्रोग्राम करेंगे उस प्रोग्राम में कम से कम हम 10 बच्चों को हमारे सामने पेश करने की जरूरत करें कि हमने ये बच्चों की जिंदगी बनाई। मैं आपके और डॉक्टर फजल खान मैडम के साथ दोनों के बीच में ज्यादा है ना होते हुए मेरी गुजारिश का एहतराम किया गया शिक्षक संगठन की तरफ से, क्योंकि उनका रुतबा हम सबसे बड़ा है और बड़े को बड़ा ही नजर आना चाहिए। और ये मेरी में ख्वाहिश थी और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि अध्यक्ष समारोह को करेंगे। मैं आप सभी को जिनको अवार्ड मिलना है उनको मुबारकबाद देता हूँ और जिनको अवार्ड नहीं मिला है इंशाअल्लाह ये दुआ है कि आपके दिल में वो आग जगे कि आप उस अवार्ड के हकदार हो जाए और उस बच्चे से इंसाफ करें जो बच्चे को आपका इंतजार है और उसको जिंदगी भर रहे। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन और ज़ैन फाउंडेशन की तरफ से आज के इस टीचर्स अवार्ड प्रोग्राम के लिए यहाँ पर स्टेज पर मौजूद जनाब मोहम्मद गौस ज़ैन साहब सदर मुहतरम इस जलसे के और इस स्टेज पर मौजूद सभी मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन जैसे अहमद खान साहब, मिट्टू भाई और हमारे अखबार भाई, हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स ससानी जी, वाघमारे जी, खुड़े जी और सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और मेरे सामने बैठे हुए वो लोग जो इस माशरे की तकदीर, इस माशरे के मुस्तक़बिल, इस माशरे के शनाख्त और इस माशरे के वक़ार के जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये सारा माशरा आज आप ही के हवाले, आप ही की जिम्मेदारी। मुझे खुशी इस बात की है कि आज जब मैं सबके यहाँ पर स्पीचेस सुन रही थी
तो ये कुछ मुख्तलिफ मुझे लगे, खासतौर पे गफ्फार साहब की बात और यहाँ पे कुरैशी साहब ने उनकी बात। पहले जब मैं सबकी तकारीर सुनती तो मुझे अपने हुकूक की बातें सुनने को मिली, ये हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में हर इंसान का हक उसको मिलना ही चाहिए और उसके लिए हम सबको लड़ने की जरूरत है। सब हम लड़ते रहेंगे क्योंकि आपने जैसा कहा कभी हमारे मसाइल खत्म नहीं होते, लेकिन जब हम हुकूक की बात करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों की बात भी करना जरूरी है और उन जिम्मेदारियों की बात का सुर मुझे आज सुनने के लिए मिला। ये बहुत बड़ी तब्दीली मुझे नजर आई कि हम लोगों में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हो गया है। वाघमारी जी की बात बहुत दिल को छूने वाली बात, जिन्होंने हमको आईना दिखाया और ये आईना देखकर मुझे लगता है, मुझे तो बहुत ऐसा लगा कि हमें जागना चाहिए। आप सबको भी यही लगा कि अगर हम जागते नहीं हैं तो फिर हमें वक़ार के साथ इस माशरे में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, होता रहेगा। मुझे ये बताइए कि आज क्या हालात, वाघमारी जी ने बताया, बहुत सही बताया उन्होंने कि आपने कहा 200 मराठी मीडियम स्कूल हैं और उर्दू मीडियम के 9 स्कूल हैं, लेकिन उन 9 स्कूलों में सबसे ज्यादा अगर कहीं कंप्लेंट्स हैं तो उन स्कूलों में हैं। तो मुझे लगता है कि हमने इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों हमारे मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हम कहाँ 9 और कहाँ 200 और हमारे स्कूलों की कंप्लेंट्स वो 200 पे भारी पड़ रही, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चों से उन्होंने जब उनका जायजा लिया तो उसमें से बहुत कम बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ पा रहे हैं। उसी तरह की रिपोर्ट है मेरे सामने जो असर नाम की संस्था है, असर ने वो जो सर्वे किया है, ये मैं सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल्स की बात नहीं करती, सभी की बात ये है कि 14 से 18 साल तक के बच्चों में 3rd स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स करना सिर्फ 25% बच्चों को आता है। सिर्फ 25% बच्चे ये कर सकते हैं और सिंपल डिवीजन 56% बच्चों को नहीं आता। तीसरी क्लास का गिना 9वीं 10वीं के बच्चों, ये जो हालात है और इनमें से बहुत कम बच्चे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब अगर ये सर्वे आज भी आ रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है कि ऐसे हालात क्यों हैं। हम तो यहाँ इनामत दे रहे हैं, सबसे अच्छे सबसे मॉडल टीचर्स को हम अवार्ड दे रहे हैं। में और दूसरे आम टीचर्स में क्या फर्क है? क्या हम कुछ फर्क पैदा कर सके अपने स्कूलों में? क्या हमारे बच्चे जिस उम्र के हैं उस उम्र के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट लर्निंग उनकी हो रही है? ये हमको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा। और मैं जहाँ तक मैं मेरे स्टैंडर्ड्स रखती हूँ अपने आप के लिए, तो मैं कोई 60%, 70%, 80% में बिलीव नहीं करती। मेरे लिए सबसे अच्छा मेरा वो है जो 100%, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा रिजल्ट आया हमारा, 90% रिजल्ट आया, 90% बच्चे पास हो गए हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। नहीं, मैं उस तरह नहीं सोचूंगी कि खाली। मेरी सोच ये है कि उन 10 बच्चों का क्या जो पास नहीं हो सके, क्यों वो 10 बच्चे पास नहीं हो सके? भले आपका रिजल्ट 90% आया, तो मेयार हमारे इतने ऊंचे होने चाहिए
और हम बोल रहे हैं खुश हो रहे हैं कि 10 बच्चे 90% रिजल्ट आया है। ऐसा अगर हमारी सोच रहेगी तो फिर वो 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 50, 40 कब हो जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा, 0 तक आ जाएंगे हम। और उसी रफ्तार में आज हम चल रहे हैं। मुझे बताइए आप लोग कि हमारा सबसे कीमती असासा, माशरे का सबसे कीमती असासा क्या होता है? क्या है हमारे लिए सबसे कीमती चीज? कोई भी बता दीजिए मुझे। बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, हमारी औलाद, हमारी आने वाली पीढ़ी, अगर वो मजबूत रहेगी तो माशरा मजबूत रहेगा, बात रहेगा। अगर वो मजबूत नहीं रहेगी तो हमारा पाया गिर जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने कहा है, लाइफ इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड इट इज ओनली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट इज देयर। जो भी ऑर्गेनिज्म फिट नहीं है वो खत्म हो जाएगा। ये तो साइंस, फादर ऑफ साइंस ने कहा है। और हम अगर फिटनेस नहीं रहेंगे तो किस बात की शिकायत करेंगे? और फिट होने के लिए हम ही को आगे आना पड़ेगा। 1400 साल पहले एक माशरा आगे आया था फिटनेस बढ़ने के लिए, और फिटनेस बना। लेकिन फिर क्या हुआ? देखिए, ये जो सिविलाइजेशन है, तहजीब है, इसका इर्तिका होता है, एवोल्यूशन होता है। कदीम जमाने में जो इंसान था बहुत अलग था। क्या था वो इंसान? उसके नीड्स क्या थे? जंगल में रहता था, शिकार करता था, झाड़ से फल तोड़ता था, खाता था, कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं थी, उसके सर पे छत था। वो प्रिमिटिव मैन था। लेकिन प्रिमिटिव मैन से आज हम इस सदी में अपने आप को इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन बोलते हैं कि हम सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन है, सबसे एडवांस्ड तहजीब है हमारी। क्या एडवांसमेंट है हमारा? बोलिए आप मुझे, क्या एडवांसमेंट हुआ है हमारा? क्या हम उंगलियों को बता सकते हैं? बताइए ना, कहाँ हम एडवांस है या नहीं है? कि वैसे ही है पुराने कदीम इंसान की तरह? नहीं। तो आज हम कहाँ पहुंचे? क्या तरक्की की है जमाने में? बताइए। तालीम का वही मकसद है ना हमारे लिए। हम मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा इतना कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया कि 1 सेकंड में अमेरिका से बात कर सकती हूँ। अभी यहाँ खड़े मैं 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती हूँ। पहले से नहीं था। पहले हम बैलगाड़ियों पे जाते थे, साइकिल्स पे जाते थे। आज तेज रफ्तार जमाना हो गया है। मुझे सब आप टीचर से एक ही सवाल पूछना है, क्या सच में हम इवॉल्व हो गए? क्या सच में हमारा माशरा आज ऐसा है जिसको हम एडवांस बोलेंगे? हमारी इतनी ज्यादा साइंस की प्रोग्रेस हो गई, हमारे बिल्डिंग्स बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे रास्ते बहुत बेहतरीन हो गए, हर तरीके से एडवांसमेंट हो गया है। फिर भी क्या हम इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं? इर्तिका हुई है हमारी तहजीब की? हाँ या ना? आप बताइए, कितने लोग समझते हैं कि हो गई हाथ ऊपर? हो गई हाथ ऊपर? क्यों? आपको लगता है कि हम इवॉल्व हो गए हैं? ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ और होना बाकी है। बोलिए, आप लोग तो आए हैं, बताइए। कीमती असासा है हमारे हाथ में। क्या सच में हम इवॉल्व है? तो हम इवॉल्व होंगे, कोई तो हमारे बच्चे इवॉल्व हुए। बताइए, इवॉल्व का मतलब समझते हैं? एवोल्यूशन, तब्दीली होते होते अच्छा एडवांस होते हम तरक्की करते करते कहाँ पहुंचे? तरक्की किस बात? क्या वॉर हो रही है आजकल?
और देखिए कैसी है, किसी पर भी बॉम्ब डाल दें आप, एक मिनट में हजारों लाखों लोगों को बर्बाद कर। अब तलवार की लड़ाई नहीं है, किसी भी एरिया में देखो हम कहां तक पहुंच गए, फिर भी हम पहुंचे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं पहुंचे हैं? इसलिए इंसान का एवोल्यूशन उसके फाइनल फीलिंग्स का एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की नहीं है, ये हमारे इलाके के हजार होते। तो हमारे जो फाइनल सेंटिमेंट्स है, हमारे नाजुक एहसास है, जब तक उनका एवोल्यूशन नहीं होगा हम तरक्की याफ्ता अपने आप को नहीं कहला सकते हैं। और जब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंचते हैं हम अपने बच्चों को भी वहां नहीं ले जा सकते हैं, जो हमारा सबसे कीमती असासा है। हमें तब्दील होना पड़ेगा, हमें अपने किरदार को बुलंद करना पड़ेगा, हमें मजबूत बनना पड़ेगा, उस 1400 साल पहले वाले बुलंद किरदार की तरफ जाना होगा, जहां हम अपने मामलात में, अपने डीलिंग्स में, अपने अखलाकियात में हम लोग बहुत बुलंद हैं। आज नहीं है, हम अफसोस की बात यह है कि आज हम नहीं हैं, और इसीलिए हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये सवाल मुझे झंझोड़ देता है। हम इवॉल्व हो रहे हैं या हम फिर से जानवर बन रहे हैं, ये सवाल मुझे झंझोड़ देता है। और ये सवाल हमने से हर एक को झंझोड़ना चाहिए कि हमको इवॉल्व होना पड़ेगा, तब हमारी कीमती असासा को हम आगे ले जा सकते हैं। बच्चा तो हमको आईने की तरह देखता है, आप जो करते हैं उस तरह बच्चा बनना चाहता है। आप तंबाकू खा रहे हैं, बच्चा समझता है तंबाकू खाना तो कोई बात नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चा सोचता है झूठ बोलना तो कोई बात नहीं। भले ही आप उसको लाख बार बोल दें कि झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन बच्चा वो सीखेगा क्या? नहीं, बच्चा वही सीखेगा जो उसके आईने में उसको दिख रहा है, वो आप, उस आईने में उसको आप नजर आ रहे हैं, वो अपने आप को आपके सांचे में ढालना चाहता है। इसीलिए हमको उस आईने को बदलना होगा, हमको उस आईने को ऐसा बनाना होगा कि हमारा बच्चा हमको देख के सोचे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वही तालीम है। तालीम बात करेगी, तालीम उर्दू पढ़ना, मराठी पढ़ना, मैथ करना, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि अच्छे इंसान बनना है। तो अच्छा इंसान बनना चाहिए तो जाके हमारा माशरा बदलेगा। आखिरी में जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो कीमती असासा है इसको हम किस चीज से ढाल सकते हैं? तो तालीम से। ओवरऑल एजुकेशन, सिर्फ लिखना पढ़ना लिटरेसी नहीं, एजुकेशन जो इंसान बनाता है। तो एजुकेशन समझिए आप एक बहुत कीमती एक कटोरा, बहुत कीमती चीनी का कटोरा है जिसमें लाखों की कीमत है। अब ये हमारी तालीम है जो उनको संभाल के रखना है। लेकिन मुझे लगता है कोगे की बात सुनते हैं, होगा परिवारों के वगैरह सब कुछ चर्चा सुनते हैं। तो समझो उस कटोरे के अंदर अगर हमने कुछ लड्डू रखे, खोके रखे, समझिए लड्डू, अगर वो कीमती कटोरे में कुछ लड्डू रखे हैं और वो लड्डू अगर हमने बंदर के हाथ में दे दिए, तो उस कटोरे का क्या होगा? लड्डू का क्या होगा? पहले होगा लड्डू का क्या होगा? लड्डू हजम हो जाएगा। लेकिन बंदर को कटोरे की कीमत का अंदाजा है क्या? नहीं है। तो फिर कटोरे का क्या होगा? यानी तालीम का क्या होगा? यानी एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा? यानी माशरे का क्या होगा? इसीलिए कटोरा जरा सही हाथों में लाना चाहिए। अगर सही हाथ में कटोरा हो तो मुल्क की
मुल्क आगे जाएगा। अगर खंडर में अपने जोड़ा रहेगा, चाहे कितना भी खूबसूरत बंदर हो, लेकिन बंदर तो खंडर में, और इसलिए खंडर के हाथ में कचरा मत लीजिए। इतना ही कहती हूँ।